नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। हिंदुस्तान के आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने किया लद्दाख का दौरा। ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेने के लिए लद्दाख के आगे वाले इलाकों का मुआयना। श्रीनगर में 33 साल बाद कल मुहर्रम के जुलूस के बाद आज अनोखी रिवायत के मुताबिक नवी मुहर्रम का जुलूस डल झील के अंदरूनी हिस्से से शिकारों में निकाला गया जुलूस। और जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से श्री अमरनाथ जी यात्रा का 26वां काफिला रवाना। 2155 यात्रियों पर मुश्तमिल 26वां काफिला। हिंदुस्तान के आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेने के लिए लद्दाख के आगे वाले इलाकों का दौरा किया। हुक्काम ने जुमा को ये जानकारी दी है। ADGPI इंडियन आर्मी के मुताबिक जनरल मनोज पांडे ने लद्दाख के आगे वाले इलाकों का दौरा किया और ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग हासिल की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे ने लद्दाख के आगे के इलाकों का दौरा किया और उन्हें ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। फौजियों के साथ बातचीत करते हुए आर्मी चीफ ने फौजियों की उनके गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तारीफ़ की और उन्हें इंतहाई पेशा वाराना महारत के साथ काम जारी रखने की तलक़ीन की। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के हाईगाम में आज मुहर्रम के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया और उसके साथ ही मुहर्रम का जुलूस भी निकाला गया। इस जुलूस में हज़ारों शिया अज़ादारों ने शिरकत की। इस दौरान इंतज़ामिया की जानिब से तमाम ज़रूरी इंतज़ामात किए गए थे। मजलिस अज़ा हमें यही दर्स देते हैं, हम हुसैनी फ़िक्र को आगे ले जाएं, इसी फ़िक्र को हर एक शख्स तक ले जाएं, हर एक इंसान तक ले जाएं कि किस तरह से हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अफ़कार, ये जो ज़मीनी सतह पर जो उन्होंने अपनी शहादत पेश की है, ताकि जिंदाबाद 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 इंसानी फ़िक्र जिंदाबाद हो जाए, इंसानी अफ़कार जिंदाबाद हो जाए और इंसानी मतलब ये जो रिवायात हैं, ये जो अक़दार है, वो कभी पामाल ना हो जाए। जब भी जहाँ भी जिस धरती पर इंसानी अक़दार पामाल हो जाए तो उस वक्त हुसैन अलैहिस्सलाम एक नुमाइंदे की हैसियत से हमारे सामने आ जाते हैं, ताकि हम उससे इस दरसगाह से एक सबक हासिल करें। अनोखी रिवायत के मुताबिक नवी मुहर्रम का जुलूस डल झील के अंदरूनी हिस्से में शिकारों में निकाला गया, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। ये आज़ादारी का मातमी जुलूस रैनावारी के कांटा मोहल्ला से शिकारों में निकाला गया और मीर बहरी में इख्तिताम पजीर हुआ। अय्याम आशूरा की मुनासिबत से मीराज अदबी संगम की तरफ से आज ओल्ड एज होम पाजालपुरा बिजहाड़ा में एक हुसैनी मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुशायरे की सदारत मीराज अदबी संगम के सदर अली शैदा ने की, जबकि ऐवान सदारत में अब्दुल रशीद हिलाल और कलीम बशीर भी शामिल थे। रियाज उनजुनों ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस मौके पर कई शोरा ने शहीदान करबला के तईं अपना सलाम और अशार पेश किए। शहादत का जो महीना है, जो आले बैत का महीना है, उनकी शहादत का महीना है, उस सिलसिले में ये हमारी तंजीम की तरफ से आज यहाँ ये हमें सआदत मिली है कि हमने इस मजलिस का एहतमाम किया और इसमें शिरकत की और सलाम हमने पेश किए। जो शहीदान करबला है उनकी तय हमने जो सलाम पेश किया है, उनके तय जो हमने अशार यहाँ पेश किए हैं, ये उसी सिलसिले में थी। और हर साल हम ये एक दिन मनाते हैं या 2 दिन भी मनाते हैं इस महीने में, जो ये मुहर्रम का महीना होता है। ये इसी सिलसिले की एक कड़ी थी और इंशाल्लाह ये एहतमाम जो होता है हर साल, ये आगे भी चलता रहे। पैगाम तो बस यही है कि वही पैगाम है जो हुसैन ने करबला में दिया है, उसी पैगाम की हम रिहर्सल कर रहे हैं, उसी को लोगों तक पहुँचाते हैं।
जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए यात्रियों का कश्मीर रवाना होने का सिलसिला जोशो खरोश से जारी है। सरकारी ज़राए ने बताया कि जुमा की सुबह भगवती नगर बेस कैंप से 2155 यात्रियों पर मुश्तमिल 26वां काफ़िला कश्मीर के लिए रवाना हुआ। उन्होंने कहा कि ये यात्री 95 छोटी बड़ी गाड़ियों में सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच ननून पहलगाम और बालतल बेस कैंपों के लिए रवाना हुए। उनका कहना था कि ननून पहलगाम बेस कैंप के लिए 58 गाड़ियों में 1402 यात्री रवाना हुए, जिनमें 1128 मर्द, 228 ख्वातीन, 34 साधु और 12 साध्वियाँ शामिल थीं। बालतल बेस कैंप के लिए 753 यात्री रवाना हुए, जिनमें 532 मर्द, 215 ख्वातीन और 6 बच्चे शामिल थे। ज़राए के मुताबिक 1 जुलाई से शुरू होने वाली इस यात्रा के दौरान अब तक ज़ायद 3.5 लाख यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन कर लिए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम की सदारत में सर्किट हाउस पुलवामा में मेरी मिट्टी मेरा देश प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ प्रोग्रामों की तैयारी के बारे में एक जायज़ा मीटिंग मुनक़्क़िद हुई। मीटिंग के आगाज़ में डिप्टी कमिश्नर ने मुहिम की अहमियत पर रोशनी डाली और कहा कि इस मुहिम का मकसद समाज के तमाम तबक़ात में इत्तेहाद और फ़ख्र के एहसास को फ़रोग़ देना है, हिंदुस्तान के भरपूर वरसे और हुब्बुल वतनी के जज्बे को मनाना है और इख्तिताम की ख़ुसूसियात में से ये एक है। यौम आज़ादी के मौके पर ज़िला भर में तमाम सतहों पर तक़रीबात के ज़रिए शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। ACD ने मीटिंग में मौजूद तमाम अफसरान को वाक़यात का तफसीली खाका पेश किया। मीटिंग के दौरान ये फ़ैसला किया गया कि हर पंचायत और ब्लॉक में 9 अगस्त से 15 अगस्त के दरमियान मेरी मिट्टी मेरा देश थीम के तहत 5 प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाएंगे। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रूट मंडी सोपोर इमसाल कारोबार के लिए शुरू की गई है। इसके साथ हर साल की तरह हज़ारों की तादाद में फ्रूट ग्रोवर्स और डीलर्स मुंसलिक हैं। सीज़न शुरू होने के साथ ही अर्ली फ्रूट मंडी सोपोर में, जिसमें नाशपाती, अर्ली वैराइटीज़, चेरी और दीगर अक़साम को लाया जाता है और यहाँ से इनको मुल्क के मुख्तलिफ़ रियासतों में बेचा जाता है। इस दौरान फ्रूट ग्रोवर्स का कहना है कि हमको उम्मीद है कि इमसाल हमारा कारोबार अच्छा रहेगा। हमारा करीबन 20-25 दिनों से कंटिन्यूसली यहाँ से 20-25-30 गाड़ियाँ और रोज़ बरोज़ आज मेरे ख्याल में 40-50 गाड़ियाँ लोड हो चुकी है इसमें। और नेशनल हाईवे का जो इशू था उसमें गवर्नमेंट ने पिछले साल से अभी जो इस साल का सीज़न है उसमें बहुत ही पेशरफ्त किया और हमारे जो यहाँ से जो वैराइटीज़ की गाड़ियाँ जाते हैं उन पर स्टिकर हम लगाते हैं, जो कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन हमको मिली है। उन पर स्टिकर दोनों साइडों से लगाई जाती है ताकि आगे में उनको ना रोका जाए। ये अच्छा कदम है गवर्नमेंट की तरफ से। और साथ साथ में हम LG साहब से अपील करते हैं कि नेशनल हाईवे का इशू जो है किसी भी तरह से हमारी गाड़ी को ना रोका जाए, क्योंकि इसके ट्रेड के साथ ग्रोवर जुड़ा हुआ है, ट्रेडर जुड़ा हुआ है, हर कोई तबका जो है इस फ्रूट इंडस्ट्री के साथ जुड़ा है। लोगों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कंडक्शन है, रेड डिलीशियस है और इसके बाद बबगोश है जो नाशपाती, जिसकी अभी इस साल प्रोडक्शन बहुत कम है, तो वो आएगी। और उसके साथ साथ फिर अमेरिकन फिर कंटिन्यूसली ये चालू रहता है। फिलहाल 2-3 वैरायटियाँ हजरत बली हैं, रेड डिलीशियस है और कंडक्शन है। फिलहाल 20 से 30 गाड़ियाँ हमारी मंडी में आती हैं, यही वैरायटी आ रही है। और उसके बाद बबगोशा थोड़ा चालू बात है। तकरीबन 20 से 30 गाड़ियाँ यहाँ से डिस्पैच होने लगी है और इंशाल्लाह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले हफ्ते फ़ौज ने पिंजगाम कैंप की जानिब से आलमी यौम फ़ितरत के तहफ़्फ़ुज़ का जश्न मनाया। 27 जुलाई को फ़ितरत के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस साल का थीम था फ़ितरत के साथ हम आहंगी में पायदार ज़िंदगी गुजारना। थीम के मुताबिक इस तक़रीब का मकसद तलबा में बेदारी लाना और उन्हें हकीकी दुनिया के मसाइल को हल करने के लिए अपने इख्तिराई पहलू को ज़ाहिर करने का मौका फ़राहम करना है। तक़रीब के दौरान फ़ितरत और उसके वसाइल को मनाने के लिए महोत्सव भी मनाया गया। प्रोग्राम के दौरान 2 मुकाबलों का इनेकाद किया गया, पोस्टर साजी का मुकाबला और वेस्टो विंडर मुकाबला, जिसमें शुरका को कचरे से बनाई गई अशिया पेश करनी थी। इस तरह फजले के दोबारा इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया गया। इन मुकाबलों में कचहामा, लोनहारी, करालपुरा और पंजगाम के 13 स्कूलों के 200 तलबा ने हिस्सा लिया।
جو انوائرمنٹ ہے وہ کنزرو کرے، وہ بچائے، اور اس حوالے جو سکلز ہے، جو پینٹنگز ہے یہاں کر رہے ہیں، تاکہ جو ہے لوگوں کو اویئر کرے کہ زیادہ سے زیادہ ایفورسٹیشن کرے، ونڈ انرجی یوز کرے، سولر انرجی یوز کرے، تاکہ جو ہے جو انوائرمنٹ جو ہے اس کو ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور جو آنے والی جنریشن کے لیے ہے اس کو لیے ہم بچا سکتے ہیں، اور ریسورسز جو ہے بچا سکتے ہیں. تو اویئر یہ اسی لیے ہے کیونکہ لوگ اویئر ہو اور زیادہ سے زیادہ پلوٹ نہ کرے انوائرمنٹ. میں نے پینٹنگ بنائی ہے ورلڈ نیچر کنزرویشن ڈے کے حوالے سے. یہ جو ہے اس میں یہ میں نے بنائی ہے کہ سیو واٹر کو بچا کر رکھیں، یوز انرجی، سولر انرجی یوز کریں، ریسائیکل کریں، ونڈ انرجی یوز کریں. اس سے ہمارے یہ دنیا بچ سکتی ہے، یہ پلاسٹک زیادہ یوز نہ کریں. جس میں بچوں نے بہت ہی شاندار عمدہ ورکنگ ماڈلز بنائے تھے سائنس کو لے کر کے، جو دکھاتا ہے کہ کشمیر کے بچے جو ہیں وہ اپنی اسمارٹنیس کو کس طریقے سے پردرشت کر سکتے ہیں، ساتھ میں وہ کتنے زیادہ اویئر ہیں اپنے آس پاس کے نیچر کو کنزرو کرنے کے لیے. تو ان کے سارے ماڈل سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پہ آدھارت تھے، جس کو دیکھ کر کے بڑی ہی خوشی ہوئی، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے آئیڈیاز جو وہ اپنے آس پاس کی سچویشنز کو دیکھ کر کے بنا کر کے لے کر آئے تھے، بھوشیہ میں گورنمنٹ کے مادھیم سے ان کو یہاں پر امپلیمنٹ کیا جائے گا. اور ساتھ میں پینٹنگ کمپٹیشن ہوئی، جس میں بہت چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر کے بڑے بچوں نے پینٹنگز بنائی تھی، بڑی خوبصورت پینٹنگ. قومی تعلیمی پالیسی سن 2020 کے 3 سال مکمل ہونے پر آج جواہر نو ودیا ودیالیہ اور کیندری ودیالیہ اسکول کی جانب سے ضلع کے نونگری علاقے میں جواہر نو ودیا ودیالیہ اسکول میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں دونوں اسکولوں کے سربراہان نے الگ الگ پریس کانفرنس سے خطاب کیا. اس موقع پر نثار احمد، جو جواہر نو ودیا ودیالیہ کے سربراہ ہیں، انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا: Motto of NEP 2020 is to educate, encourage and enlighten. The foundation of pillars of NEP 2020 are access, equity, quality, affordability. It focuses more on the development of students' diversified skills. NEP ایک چائلڈ سینٹرڈ ایجوکیشن سسٹم ہے، جس میں سبھی چھاتروں میں ایک یونیک کیپیبلٹیز ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے، اور اسٹوڈنٹ میں کریٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ کرنا ضروری ہے، اور اسٹوڈنٹ کے لیے نیتک مولیوں کو بڑھاوا دینا ہے، اور اس میں کریٹیوٹی کو بھی بڑھاوا دینا ہے. قصبہ پلوامہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کی دوری پر واقع بونرا علاقے میں CSIRII یعنی سائنسی اور صنعتی تحقیق کا کونسل انڈین انسٹیٹیوٹ آف انٹیگریٹیو میڈیسن کا فارم واقع ہے، جو پورے ملک کا سب سے بڑا فارم ہے، جہاں پر مختلف اقسام کے پھولوں کو اگا کر ان پر تحقیق کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان سے تیل حاصل کر کے پوری دنیا میں فروخت کیا جاتا ہے، جس سے ملک کی معیشت کو کافی فائدہ پہنچتا ہے. پیش تفصیل. یہ فارم مرکزی سرکار کی زیر نگرانی چلایا جا رہا ہے، اور اس فارم سے ہزاروں افراد کو روزگار بھی حاصل ہو رہا ہے. یہ فارم ہزاروں کینال اراضی پر پھیلا ہوا ہے، جہاں پر مختلف پھولوں کو اگایا جاتا ہے، جبکہ اس فارم میں لیونڈر جیسے پھولوں کی کاشت کے ساتھ ساتھ لیونڈر پودوں کو بھی تیار کیا جاتا ہے، جن کو بعد میں ملک بھر کے ساتھ ساتھ وادی کے کسانوں میں بلا معاوضہ تقسیم کیا جاتا ہے، جس کا مقصد لیونڈر کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا ہے اور کسانوں کی آمدنی میں اضافہ کرنا ہے. اس فارم میں میڈیکل اور ایرومیٹک پودوں کی تحقیق کی جا رہی ہے، وہیں کسانوں تک یہ پودے پہنچانے کے لیے پودوں کو اگایا بھی جاتا ہے تاکہ چھوٹے کسان اس سے مستفید ہو سکیں. ڈاکٹر اقرا کا کہنا ہے کہ فارم میں ایرومیٹک کراپس اگائی جاتی ہیں، اور یہاں پر ملک بھر سے کسان یا پھر دیگر لوگ آتے ہیں، جن کو ہم ان پودوں کو اگانے کے لیے تربیت فراہم کرتے ہیں. جو ہمارا CSIR کا فیلڈ اسٹیشن ہے، فیلڈ اسٹیشن پلوامہ، یہاں پہ اس طریقے کے کراپس، ایرومیٹک کراپس ہم لوگ اگاتے ہیں، اور اگانے کے ساتھ ساتھ ہم اس میں R&D بھی کرتے ہیں، اور ان کا ایکسٹریکشن، پروسیسنگ اور پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ بھی ہم یہاں پہ کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کو بھی اس کے لیے ٹرین کرتے ہیں. یہاں پہ جو میجرلی ایرومیٹک کراپس اگائی جاتی ہیں یا ان کے بارے میں R&D کی جاتی ہے، جس میں لیونڈر آتا ہے، روز آتا ہے، روز میری آتا ہے، روز سینٹڈ جرینیم، یا کئی ایسے طریقے کے ایرومیٹک کراپس آتے ہیں جو انڈسٹری
انڈسٹریلی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب اس انڈسٹری میں ہمارے ان سیکٹرز میں فلیور فریگرنٹ انڈسٹری آتی ہے, اروما سیکٹر آتا ہے, یا اس کے علاوہ اروما تھراپی یا تھراپیوٹکس میں بھی ان کا استعمال کیا جاتا ہے. بونرا سرکاری ڈرگ فارم میں آج کر لیونڈر یعنی حزام کے پھول تیار ہیں اور ان کو کاٹنے کا کام شروع کیا گیا ہے. وہیں ان پھولوں کو کاٹنے کے بعد تیل نکالنے کا کام بھی جاری ہے. اس فارم میں لیونڈر, روزمیری, گلاب جیسے پھول اگائے جاتے ہیں. ایک جانب نوجوانوں کو اس سرکاری فارم سے روزگار فراہم ہوتا ہے تو وہیں دوسری جانب اس فارم سے مختلف اقسام کے پھولوں سے نکلنے والے تیل کو بھیج کر سالانہ 50 لاکھ تک کی آمدنی ہو جاتی ہے. ڈاکٹر اقرا نے کہا کہ یہاں پر اس طرح کے پھول اگائے جاتے ہیں جو صنعتی اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں, جس سے مختلف انڈسٹریز چل رہی ہیں جہاں پر لوگوں کو روزگار حاصل ہو رہا ہے. لہٰذا فارم میں جو بھی پھول اگائے جاتے ہیں وہ صنعتی اعتبار سے کافی اہمیت کے حامل ہیں. رکھتے ہوئے گورنمنٹ آف انڈیا نے کافی سارے انیشیٹیو سٹارٹ کیے ہیں, جس میں اروما مشن آتا ہے, اسٹارٹ اپ مشن آتا ہے, یا کئی طرح کے اس طریقے کے مشنز آتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو ایک طریقے کی انکریجمنٹ دی جاتی ہے, اویئرنیس کریٹ کی جاتی ہے اور ٹریننگ بھی دی جاتی ہے ان کراپس کی پروسیسنگ, کلٹیویشن, پوسٹ ہارویسٹ کے لیے, تاکہ وہ ایک ویلیو چین یہاں پہ ہماری جو ملک میں ہے وہ کریٹ ہو جائے اور ہم گلوبلی. لیونڈر سے نکلنے والے تیل سے مختلف اقسام کی مصنوعات تیار کرنے کے لیے اگر ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے تو اس سے ایک بہت بڑی انڈسٹری ابھر کر سامنے آ سکتی ہے جہاں بے شمار لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے. لیونڈر کے پھولوں اور تیل کی خرید و فروخت نیشنل اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہوتی ہے اور اس کی اچھی قیمت ملتی ہے. قابل ذکر ہے کہ لیونڈر ایک قسم کی جڑی بوٹی سے لیونڈر کے پھولوں سے تیل نکالا جاتا ہے جس کو کاسمیٹکس کے علاوہ دواؤں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس حوالے سے سینئر سائنٹسٹ انچارج فیلڈ اسٹیشن بونڈرا پلوامہ ڈاکٹر شاہد رسول نے کہا کہ لیونڈر کی کاشت کے لیے کسی قسم کی ادویات کا استعمال نہیں کرنا پڑتا. کسانوں کو بھی روایتی باغبانی سے ہٹ کر دیگر منافع بخش کاروبار کی طرف توجہ دینی چاہیے جس میں لیونڈر کی کاشت سب سے بہتر ہے. لیونڈر کو فنگل انفیکشن, بالوں کے جھڑنے اور زخموں کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس جڑی بوٹی کو جلد اور خوبصورتی کے لیے انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور عام طور پر خوشبوؤں اور شیمپو میں استعمال کیا جاتا ہے. وہیں اس کو بیکری اور کھانے کی اشیاء میں ذائقہ بڑھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. یہ ہمارے ملک میں ون آف دی لارجسٹ فیلڈ اسٹیشن ہے, تقریباً 1600 کنال کی اراضی پہ یہ مشتمل ہے. دی گورنمنٹ آف انڈیا انڈر منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی has launched many such initiatives for promotion and popularization of these crops from a point of view of cultivation of these crops, then processing of these crops and value addition of all such raw material that is generated from these crops that could be subsequently utilized what we call as in the industry for development of the finished products. واضح رہے کہ لیونڈر کے پھولوں کو پوری طرح کھلنے میں 8 سے 12 ماہ لگ جاتے ہیں. ان کی کاشت صرف ضلع پلوامہ میں ہی نہیں بلکہ کشتواڑ, ڈوڈا کے علاوہ وادی کے مختلف پہاڑی علاقوں میں ہوتی ہے. یہ پھول ان علاقوں میں پایا جاتا ہے جہاں موسم سرد رہتا ہے جو لیونڈر کے لیے موزوں موسم ہوتا ہے. کسان اگر اپنے باغات میں لیونڈر جیسے پودے لگائیں تو ان کی آمدنی میں 2 گنا اضافہ ہوگا. وہیں یہ پودے بغیر کسی خرچ کے اگائے جا سکتے ہیں. خاص بات یہ ہے کہ لیونڈر کی کاشت کے حوالے سے کسانوں کو جانکاری بھی دی جاتی ہے تاکہ ان کی آمدنی میں اضافہ ہو سکے. منصف اور آئیے اب کچھ نظر ڈالتے ہیں قومی خبروں پر. جمعہ کو پارلیمنٹ کے مانسونی اجلاس کے 7ویں دن منی پور تشدد معاملے کو اپوزیشن نے ہنگامہ آرائی کی. منی پور معاملے پر اپوزیشن ارکان نے نعرے بازی کی جس کی وجہ سے لوک سبھا میں جمعہ کو بھی وقفہ سوالات نہیں ہو سکا. اسپیکر اوم برلا نے جیسے ہی ایوان کی کارروائی شروع کی, اپوزیشن کے ارکان نے نشست کے سامنے آ کر ہنگامہ شروع کر دیا. ادھیر رنجن چودھری نے کہا کہ پچھلی بار سن 2019 میں تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی, پھر اسی دن اس پر بحث ہوئی. اس بار ایسا کیوں ہوا کہ اب تک بحث شروع نہیں ہوئی ہے؟ اپوزیشن جماعتوں کے ارکان کے زبردست ہنگامہ آرائی کی وجہ سے ایوان کی کارروائی دوپہر 12 بجے تک ملتوی کر دی گئی تھی, جبکہ دوپہر کے بعد یہی صورتحال رہی. اس کے بعد لوک سبھا کی کارروائی کو پیر تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا, جبکہ ادھر راجیہ سبھا میں بھی کارروائی شروع ہوتے ہی اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ نے منی پور تشدد معاملے کو لے کر نعرے بازی کی. اپوزیشن کے ارکان کی ہنگامہ آرائی کے پیش نظر راجیہ سبھا کی کارروائی بھی پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی.
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में सेमीकॉन इंडिया सन 2023 कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने खिताब भी किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत सेमी कंडक्टर्स के शोबे में हिंदुस्तान की हिकमत अमली और तरक्की की अक्कासी के लिए 3 रोज़ा कॉन्क्लेव का अहतमाम कर रही है। इस कॉन्फ्रेंस का मौजू हिंदुस्तान के सेमी कंडक्टर निज़ाम को जदीद तर्ज पर ढालना है। गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT महकमे के मरकज़ी वज़ीर अश्विनी वैष्णु भी इफ्तिताही तकरीब में शरीक थे। इस कॉन्क्लेव का मकसद सनत, तालीम और तहक़ीक़ी इदारों के आलमी लीडरों को एक साथ लाना और सेमी कंडक्टर डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के एक आलमी मरकज़ बनने की हिंदुस्तान की सलाहियत की नुमाइश करना है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए हम अपने इंजीनियरिंग करिकुलम में भी बदलाव कर रहे हैं। भारत में 300 से ज्यादा ऐसे बड़े कॉलेजों की पहचान की गई है जहां सेमीकंडक्टर पर कोर्स उपलब्ध होंगे। हमारा चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम इंजीनियरों की मदद करेगा। अनुमान यह है कि अगले 5 वर्षों में हमारे यहाँ 1 लाख से ज्यादा डिजाइन इंजीनियर तैयार होने वाले हैं। भारत का लगातार बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम भी सेमीकंडक्टर सेक्टर को मजबूती देने वाला है। सेमीकॉन इंडिया के सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए ये बातें उनका विश्वास बढ़ाने वाली हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और जापान के उनके हम मनसब हियाशी योशीमासा ने 2 तरफ़ा खुसूसी कलीदी और आलमी साझेदारी में अब तक की पेशरफ्त का जायज़ा लिया है। हिंदुस्तान और जापान के वज़राए ख़ारजा के 15वें कलीदी मुज़ाकरात कल शाम नई दिल्ली में शुरू हुए। दोनों वज़राए ख़ारजा ने 2 तरफ़ा इलाक़ाई और आलमी अहमियत के हामिल मुख्तलिफ़ उमूर पर तफ़सीली तबादला ख़्याल किया। उन्होंने मुश्तरका अक़दार और उसूलों पर मबनी हिंदुस्तान जापान साझेदारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाए जाने की अहमियत को उजागर किया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने सन 2022 से सन 2027 तक के अरसे के दौरान हिंदुस्तान में 50 खरब येन की जापानी सरमायाकारी का निशाना हासिल करने की अहमियत पर जोर दिया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने सेमी कंडक्टर को मजबूत सप्लाई निज़ाम और डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे समेत अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी के शोबे में इश्तराक के मुमकिन शोबों पर तबादला ख्याल किया। हिंदुस्तान और जापान के वज़राए ख़ारजा ने दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मुस्तहकम बनाए जाने पर इत्मीनान का भी इजहार किया, जिसमें बाकायदगी से मशक़ें करना और फ़ौज की तीनों शाखों के दरमियान बातचीत शामिल है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की इस्लाहत जल्द किए जाने की ज़रूरत से इत्तफ़ाक़ किया। दोनों वज़ीरों ने सन 2023 को हिंदुस्तान जापान सियाहती तबादलों का साल मनाए जाने का तज़किरा करते हुए अवाम से अवाम के राबितों की अहमियत को तस्लीम किया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने हिंदुस्तान से हुनरमंदी, अफरादी क़ुव्वत को जापान भेजने को बढ़ावा देने के तौर पर तरीक़ों पर भी तबादले ख्याल किया। In fact, whether in India, across the political spectrum, this is something which is widely appreciated. It's also a country for which actually there is a lot of goodwill from history. So we view history as a tailwind, not as a headwind. And that is something which I think our Japanese friends need to appreciate. And they need to appreciate it because today, under Prime Minister Modi, we also have a great modernization effort. I mean, if I were to actually pick a single word description for the Prime Minister, I would actually use the word. मुल्क में यकसा सिविल कोड के हवाले से लॉ कमीशन को तजावीज़ देने का आज आखिरी दिन है। अब तक लॉ कमीशन को तकरीबन 80 लाख पैगामात मौसूल हो चुके हैं। लॉ कमीशन का कहना है कि आने वाले दिनों में वो इन तंजीमों से मुलाकात करेगा जिन्होंने उसे तफसीली और तहरीरी तजावीज़ दी हैं। ज़राए से मौसूल होने वाली इत्तलाआत के मुताबिक लॉ कमीशन ख़वातीन की कई तंजीमों और उन लोगों से भी मुलाकात करेगा जिन्होंने UCC के हवाले से बेहतरीन और हक़ाइक़ पर मबनी तजावीज़ दी हैं। मरकज़ी महकमा इंसाफ के तहत आने वाले जून की 14 तारीख को कमीशन ने एक
गज़ट नोटिफिकेशन सन 2023 जारी किया था, जिसमें यकसा सिविल कोड के बारे में मुल्क भर के लोगों से तजावीज़ तलब की गई थी। कमीशन ने नोटिफिकेशन में कहा था कि 17 के वज़ारत क़ानून व इंसाफ ने यूसीसी के लिए 2016 जून वाला लॉ कमीशन तश्कील दिया था और अब उन्हें इससे मुताल्लिक़ तजावीज़ की ज़रूरत है। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। हिंदुस्तान के आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने किया लद्दाख का दौरा। ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेने के लिए लद्दाख के आगे वाले इलाकों का मुआयना। श्रीनगर में 33 साल बाद कल मुहर्रम के जुलूस के बाद आज अनोखी रिवायत के मुताबिक 9वीं मुहर्रम का जुलूस डल झील के अंदरूनी हिस्से से शिकारों में निकाला गया जुलूस। और जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से श्री अमरनाथ जी यात्रा का 26वां काफिला रवाना। 2155 यात्रियों पर मुश्तमिल 26वां काफिला। JKL डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।